हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई और एसी के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स उनकी आज बात करने वाले हैं। ये लास्ट टाइम आप लोगों के लिए कि कम से कम आपको हर चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपको पता है न्यूमेरिकल्स का वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो एक बार आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देख के जाएँ। डेफिनेटली ईएमआई और एसी में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको पक्का मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको न्यूमेरिकल्स है जो थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के हैं, और काफ़ी बार ये आए हुए भी हैं। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको एक करंट की इक्वेशन दी हुई है और साथ में एक वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है। दिख रही होगी आपको ये इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में पूछा गया कि आपको पावर लॉस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पावर लॉस कैलकुलेट करना है। तो जैसे आप पावर लॉस कैलकुलेट करते हो तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। तो इस इक्वेशन को, करंट की इक्वेशन अगर हम सही से लिखें तो करंट की इक्वेशन हमारे पास में कुछ इस तरह से बन रही है, जो कि जैसे हम इसको चेंज करते हैं, एक मिनट बच्चों देखिए, ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस करंट की इक्वेशन को चेंज करते हो तो ये बन जाती है sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है आपको 20 sin ओमेगा टी। दोनों के बीच में जैसे हम फेज डिफरेंस देखते हैं तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का आ गया। और हमें पता है कि पावर लॉस की जो इक्वेशन होती है वो होती है वी आई कोस फाई, और फाई की वैल्यू पाई बाय 2 होने की वजह से कोस की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए हमारे पास में यहाँ पे जो पावर लॉस है वो 0 आएगा। इट मीन्स हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ है वो एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। सर आपने प्योर इंडक्टिव क्यों नहीं बोला? क्योंकि करंट यहाँ वोल्टेज से पाई बाय 2 लीड कर रही है। सिमिलरली इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज दिया है, एक्सएल एक्ससी बराबर दिया है, तो सिंपल सी बात है, एक आपका रेजोनेंट एलसीआर सर्किट है। रेजोनेंट एलसीआर सर्किट होने की वजह से आपसे क्या पूछा गया? सर्किट का इम्पीडेंस पूछा गया। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर ही आएगा। दूसरी बात आपसे पूछी यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आपको पता है जो भी वोल्टेज गिवन होता है वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होता है। तो आपको यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक आरएमएस वोल्टेज है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले, अगर हम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे अगले न्यूमेरिकल की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट टू अटेन जीरो फ्रॉम पीक वैल्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। आपको बुलाया कि जो अल्टरनेटिव करंट है वो जीरो से पीक और पीक से जीरो वैल्यू जब जाती है तो कितना टाइम लेती है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में यहाँ पीक से जब जीरो वैल्यू पे करंट वैल्यू गेन करती है तो आपको पता है T/4 का टाइम लगता है उसको। T कहाँ से लेके हैं? आपको यहाँ फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड हो गया 1/50 सेकेंड, और 1/50 सेकेंड होने की वजह से जो फ्रिक्वेंसी दी हुई थी तो यहाँ पे जो टाइम था वो T/4 था। कैपिटल T आपको मिल गया 1/50, इसमें 4 का डिवाइड कर देते तो हमें आंसर मिल जाता है 0.005 सेकेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस बार ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी था, और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर फैक्टर ऑफ ए कोयल इज 0.07 एट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सीधी सी बात, जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो कोयल होती है अगर प्योर इंडक्टर है तो उसका पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि फाई की वैल्यू पाई बाय 2 होती है प्योर इंडक्टर के लिए। तो पावर फैक्टर 0 क्यों नहीं आया? 0.707 क्यों आया? इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कोयल है वो प्योर इंडक्टिव नहीं है, उसके साथ रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका पावर फैक्टर 0.707 आया। तो यहाँ पे अब बोला गया कि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल देन कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द कोयल। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी f150 हर्ट्ज मान ली, उसके ऊपर अगर हम देखें तो पावर फैक्टर हमारे पास में आ रहा है 1/√2। 0.700 को हम क्या बोल सकते हैं? 1/√2। यहाँ से हमें फेज डिफरेंस कितना मिल गया? 45 डिग्री। अब आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि पावर फैक्टर आया तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री आना चाहिए था, पावर फैक्टर 0 होना चाहिए था, बट पावर फैक्टर 0 नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो भी 45 है। 45 है तो यहाँ से हमने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया tan phi = XL/R, और यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो जस्ट डबल हो जाएगा, और डबल होने की वजह से अब हम दोबारा से अगर पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता होगा। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, और RL सर्किट के लिए Z क्या होता है? √R² + XL²। R अपनी जगह सेम रहेगा, R अपनी जगह सेम रहेगा, XL पहले का डबल हो जाएगा। तो पहले XL किसके इक्वल था? रेजिस्टेंस के इक्वल, इसलिए अब कितना हो गया? 2R। तो जैसे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर है वो कितना मिल जाता है?
1/√5। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ बोला है पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5। ये बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक दो कॉइल का कॉम्बिनेशन है जिनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 है। अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है दूसरी कॉइल में ईएमएफ मिलता है। लेकिन उसने ईएमएफ नहीं पूछा, उसने बोला कि दूसरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज करेगा वो कितना आएगा फ्लक्स लिंकेज। करंट चेंज हुई है 0.5 सेकेंड में 0 से 20 एम्पेयर। तो हमें एक सिंपल सा कंसेप्ट पता होगा, जो फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। जैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कोएफिशिएंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। करंट चेंज हुई है आपके 20, टाइम का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल सा आंसर आ गया बच्चों कितना 30 वेबर। क्लियर यहाँ तक? इसी के साथ में एक क्वेश्चन और यहाँ पे जो दिया हुआ था ऊपर आपका, यहाँ ऊपर जो बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर हम यहाँ देखें, एट एनी टाइम टी इन द एसी पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एक अकेले साइन या कोस के फंक्शन में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में या कोस में। और करंट की इक्वेशन दी हुई है आपको साइन के टर्म में। इसका मतलब इसको भी हम अगर साइन के टर्म में बनाएं तो सीधा सीधा दिख रहा है 2 sin A cos B। तो बच्चों यहाँ से वोल्टेज की जो इक्वेशन है यहाँ बनाई हुई है, ये जो आपके पास में वोल्टेज की इक्वेशन थी कुछ इस तरह से थी। 100 था यहाँ पे, इस 100 को हमने 200 था, यहाँ पे 100 × 2 कर लिया। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 sin A cos B का, तो sin 2A। यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई और करंट की इक्वेशन हमें ऊपर दी हुई है कुछ इस तरह से। अब दोनों के बीच हम आराम से इजीली फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस देखें तो कितना आया π/3, इट मीन 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आ रहा है। और 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आने की वजह से हमें क्या क्या पूछा गया, एक तो पावर फैक्टर पूछा गया, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो बच्चों यहाँ से हमें पावर फैक्टर मिल गया कितना, हाफ, इट मीन 0.5। दूसरा पूछा है कि सर्किट का पावर कितनी होगी, सर्किट में कितनी पावर आपकी डिलीवर हुई है। हमें फॉर्मूला पता है VRMS IRMS × cos π। VRMS हो जाएगा, पीक वैल्यू 100 है तो 100/√2। करंट की पीक वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, यहाँ देखो 1 एम्पियर 1/√2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। जैसे सोल्व करते तो हमारे पास पावर कितनी आ गई 25 वोल्ट पावर है सर्किट की। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इम्पीडेंस कितना है। इम्पीडेंस देखो बच्चों, कई बार बच्चे याद रखते हैं √R² + XL - XC का स्क्वायर होता है। यहाँ ना आपको R दिया, ना XL दिया है, ना XC दिया है, सिंपल सा है इम्पीडेंस होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज आपका 100 है मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम 1 है, दोनों को डिवाइड किया तो आपको इम्पीडेंस मिल गया कितना 100 ओम। क्लियर यहाँ तक? बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, आपका पेपर आके चेक करना, ये सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे अगर हम चले, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द डिवाइस X, ए करंट ऑफ 0.22 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट एंड इट लेग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज इन द फेज बाय π/2। बोला करंट π/2 पीछे, तो जब बच्चों करंट π/2 पीछे होती है तो सिंपल सी बात हो आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है। ये एक चीज़ तो पता लगी, यहाँ डिवाइस क्या है, इंडक्टर है, कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है आपकी। When the same voltage is applied across the another device Y, the current in the circuit remains same and in the phase with the applied voltage। अब बोला है कि दूसरी डिवाइस यूज करी, उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। सिंपल सी बात है, इस बार जो आपको कंपोनेंट लिया वो लिया आपने रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि X और Y को आपको पहचानना है। तो X हो गया इंडक्टिव कॉइल या इंडक्टर और Y हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब बोला गया है कि इससे दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो कितनी करंट फ्लो करेगी। सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो हमें सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन का इम्पीडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने X डिवाइस का इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, सॉरी, ठीक है, XL। और जैसे ही हमने Y डिवाइस ली तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, दोनों की वैल्यू सेम आई है। और जब दोनों की वैल्यू सेम आई तो अब आपको पता है बच्चों हम करंट कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। इम्पीडेंस हो जाएगा Z = √R² + XL²। दोनों की वैल्यू 1000 थी तो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी 1000√2। क्लियर है? और अब हमें पता है कि करंट इक्वल टू क्या होता है V/Z। सेम वोल्टेज अप्लाई किया है 220 में हम जब 100√2 का डिवाइड करते हैं अप्रोक्सीमेट हमारे पास करंट आ रही है 0.154 एम्पियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PY क्विज के अंदर डाला हुआ है। बोला गया कि हमारे पास में दो कोइल्स हैं C1 और C2 और उनके बीच में कुछ एक कोइल के अंदर करंट I1 है जो C1 के अंदर फ्लो रही है, वो वेरी करती है। उसके अकॉर्डिंग C2 में जो फ्लक्स लिंक करा है उसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है।
ऑब्वियसली आपको पता है φ2 जो है सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स होता है वो प्राइमरी कॉइल में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वहीं से पहला क्वेश्चन पूछा है कि इस अरेंजमेंट का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 होता है, यहाँ से हमारे पास में M आ जाएगा कितना 2.5 हेनरी, डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फिर दूसरा बोला है कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रही है उसकी रेट क्या होगी अगर सेकेंडरी कॉइल में 100 वोल्ट इंड्यूस हो। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि सेकेंडरी कॉइल में जो EMF आता है वो आता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ से हम di1/dt कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 40 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस डायग्राम देके हमें कंफ्यूज किया जा रहा है कि करना कैसे है। अगर हमें कंसेप्ट आता है तो हम आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है और करंट की इक्वेशन दी गई है। यहाँ सिंपल से करंट की इक्वेशन को हमें फोकस करना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करंट जो है वोल्टेज से π/4 लीड कर रही है, और जब भी करंट लीड करती है तो ऑब्वियसली आपके पास में अगर π/2 लीड करती तो प्योर कैपेसिटर होता। प्योर क्या होता? कैपेसिटर। बट यहाँ पे लीड करी है π/4 से, मतलब 45 डिग्री से। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ, और जब एंगल फेज डिफरेंस जो वोल्टेज करंट के बीच 45 होता है तो दोनों कंपोनेंट का जो अपोजिशन होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब XC और R क्या है? इक्वल है। कैसे पता किया? हमारे पास में जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है tan phi = XC/R RC सर्किट के लिए, वहाँ से हमने देखा कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में करंट और वोल्टेज कितना था? π/4 45। tan 45 वैल्यू 1 हो गई, XC/R होता है तो XC और R बराबर हो गए। तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन क्या आ गया? डी ऑप्शन, कि X तो हमारे पास में कैपेसिटर था और जो दूसरा रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है तो यहाँ पे X कैपेसिटर है और XC और रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे लिया है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 सोलेनोइड लिए है, दोनों सोलेनोइड के लिए यहाँ पे EMF और di/dt के बीच ग्राफ दिया हुआ है। मुझे बताओ, जब हमारे पास जो करंट होती है जो वो वेरी करती है तो हमें पता है कि सेल्फ इंडक्शन होता है बच्चों, और सेल्फ इंडक्शन में आपका EMF इंड्यूस होता है, और जो EMF का फॉर्मूला है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है हमें पता है कि कुछ इस तरह से होता है। अगर हम दोनों सोलेनोइड के अंदर, एक X सोलेनोइड है एक Y सोलेनोइड है, दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह जो भी है वो सेम दिए हुए, लेकिन एक आयरन कोर्ड है और एक एयर कोर्ड है, एक में हवा है और एक के अंदर आयरन रखा गया है। तो अगर हम सेम करंट चेंज करवाएं तो EMF सेम आना चाहिए, लेकिन इंडक्टेंस अलग अलग है, इसलिए EMF बच्चों अलग अलग है। इस ग्राफ में देखें, सेम di1/dt के लिए अगर हम ग्राफ को देखें, सेम di1/dt के लिए एक में EMF कम है, एक में EMF ज़्यादा है। इसका मतलब स्लोप किसका ज़्यादा? X का ज़्यादा। और स्लोप यहाँ किसको बता रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस को। L = ε di/dt। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। और सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, जो मेटेरियल उसके अंदर यूज किया आपने, जो कोर यूज किया है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी पे। तो ऑब्वियसली जो आपका आयरन कोर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उसमें EMF भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। क्लियर है? क्योंकि करंट हमने सेम रखी है। तो सिंपल सा पता लग गया कि जो X कोइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स वो आपकी क्या है? आयरन कोर्ड है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में X जो सोलेनोइड है वो आयरन कोर्ड है और Y जो सोलेनोइड है वो हमारे पास एयर कोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका NCERT का, ये आपको डायरेक्ट करना है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है। आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। आपको करंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, करंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। तो आप आराम से पहले इम्पीडेंस कैलकुलेट करो, √R² प्लस XC का स्क्वायर, और XC आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। XC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ωc 2πf, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। वोल्टेज ड्रॉप की जब भी बात आती है, करंट आपको बच्चों IRMS लेनी है। IRMS को किससे मल्टीप्लाई करना है? जो भी आपको रेजिस्टेंस दिया हो तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, और आपका कैपेसिटर दिया तो उसके रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो। IRMS इंटू XC तो वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर पे आ जाएगा, IRMS इंटू R है तो वोल्टेज ड्रॉप आपका रेजिस्टेंस पे आ जाएगा। इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अब इन्होंने बोला कि डायरेक्ट उनको जोड़ना है, और जो सोर्स वोल्टेज है बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है वो आएगा √VR² प्लस VC का स्क्वायर। हमें क्या करना है? यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो मैं मानो सपोज आपको ऐसे बोलूँ कि दोनों वोल्टेज 5 और 5 आ गए,
अगर हम दोनों को डायरेक्ट ऐड करते हैं तो बच्चों कितना आ रहा है 10, लेकिन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कितना आता है ओनली 5√2 आता है। तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है ना उससे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमें उन दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं करना होता है, लेकिन यहाँ चेक करना है क्या पता अगर वोल्टेज बराबर आ जाए तो हम जैसे बराबर को ऐड करेंगे तो वोल्टेज बराबर आ सकता है, लेकिन आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा क्रॉस कि दोनों वोल्टेज बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो सिंपल सी बात है उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो अप्लाइड वोल्टेज के ज़्यादा आएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में इसी में नीचे है क्वेश्चन दिया है, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का है। तो इस साल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो याद रखनी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही क्वेश्चन है क्या, वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एवरेज पावर ट्रांसफर हो गया एट रेजोनेंस। बिल्कुल यहाँ रेजोनेंस का क्वेश्चन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, एवरेज पावर पूछी है। और रेजोनेंस पर जो एवरेज पावर होती है बच्चों ध्यान रखना वो होती है आपके पास में VRMS का स्क्वायर बाई R, क्योंकि Z की जगह क्या आ जाएगा ओनली रेजिस्टेंस आएगा। रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। ये बुक का ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आराम से एक बार इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरएमएस वैल्यू का। आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको एक बार सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो लंबा हो रहा है तो आप एक बार इसको सोल्व कीजिए। मैंने सोल्व किया है, इसका आंसर आ रहा है V0/√2। ठीक है, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि V0 कांस्टेंट है तो आरएमएस वैल्यू V0 ही आएगी, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ओनली T/2 तक ही V0 है और T/2 से T तक 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा V0/√2। ठीक है, मैक्स वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है आरएमएस जो वोल्टेज होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास में RC सर्किट है जहाँ पे R दिया हुआ है, C दिया हुआ है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है बच्चों, ऑलरेडी बोला है पीक वैल्यू, जब तक नहीं बोला जाए तो वैल्यू क्या रहेगी आरएमएस वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इंपेडेंस कैलकुलेट करना है। तो इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा, रेजिस्टेंस आपको 200 दिया है, हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है XC, मतलब 1/ωc। यहाँ से हम ωc की सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी कितनी आ रही है 200 ओम ही आ रहा है। हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी 200 ओम आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो फेज डिफरेंस आ रहा है 45, क्योंकि XC और रेजिस्टेंस जब बराबर है तो हमारा फेज डिफरेंस 45 होता है। और अगर हम इंपीडेंस की बात करें तो √R² + X², दोनों 200 है, 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 200√2। सिंपल सा। तीसरे बोला वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस आपसे वोल्टेज पूछा है। सिंपल सी बात है, जब वोल्टेज पूछा जाए तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप कौन सा होता है आरएमएस वोल्टेज होता है। और आरएमएस वोल्टेज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा IRMS। तो सबसे पहले हमें IRMS कैलकुलेट करनी पड़ेगी। IRMS इक्वल हो जाएगा VRMS/Z और VRMS की वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है, सॉरी ऊपर मैक्स वैल्यू दी हुई है, उसके अंदर √2 का डिवाइड करना है। तो ये हो गया अपने पास में VRMS और Z अभी कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमारे पास करंट आ गई 1/4 एम्पियर, जो कि कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहेगी। अब इसको अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 50 वोल्ट रेजिस्टेंस पे ड्रॉप जो वोल्टेज है। ठीक है, अगर बच्चों गलती मत करना, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा आरएमएस होता है जिसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। वोल्ट मीटर कभी भी पीक वैल्यू मेजर नहीं करेगा, आरएमएस वैल्यू ही मेजर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस साल इस टाइप का कंसेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है। एक कोयल दी हुई है जिसमें एक तो डायरेक्ट डीसी करंट फ्लो करवाई है, एक एसी करंट फ्लो करवाई है, जिससे V और I की वैल्यूज को रीड किया गया है। V और I की वैल्यू को रीड किया। जब हम डीसी करंट फ्लो करवाएंगे तो जो इंडक्टिव कोयल है वो डायरेक्ट किसकी तरह बिहेव करेगी, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी। तो हम सबसे पहले इस टेबल से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और जैसे ही हम एसी अप्लाई करेंगे तो वो एसी जैसे अप्लाई करेंगे तो वो रेजिस्टेंस के साथ साथ एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगी आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगी। आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगी तो हम जेड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इंपीडेंस हुआ जाएगा 6 ओम। अब क्वेश्चन बोला है कि जो कोयल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, तो हमें पता है कि जो इंपीडेंस होता है बच्चों वो क्या होता है Z = √R² + XL²। Z आपको 6 दिया है, रेजिस्टेंस आपका 4 आ गया। यहाँ से जब XL कैलकुलेट करते हो तो XL की वैल्यू कितनी आ रही है 2√5। ये तो आ गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, लेकिन पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस। अब XL = क्या होता है 2πfL। यहाँ से जब हम L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 0.5√2 × 10⁻² हेनरी। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका एसी जनरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। एसी जनरेटर के अंदर जो मैक्सिमम जो आपका पीक ईएमएफ होता है या जो मैक्सिमम ईएमएफ होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NBA ω। सभी डेटा इजिट दिए हुए, सबको मल्टीप्लाई किया, मैक्सिमम वोल्टेज आ गया आपके पास में 2400 वोल्टेज। अब बोला पावर लॉस, फिर से बात आ गई पावर लॉस।
पावर डिसिपेशन क्या होगा? पावर डिसिपेशन के लिए वोल्टेज और करंट कौन सी होती है बच्चों? IRMS, और वोल्टेज कौन सा? VRMS। RMS वैल्यू आपको लेनी है। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज जो कैलकुलेट किया वो 2400 वोल्ट है, वो पीक वैल्यू है। इसमें अगर हम √2 का डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? RMS वैल्यू मिल जाएगी। और उस RMS के स्क्वायर के अंदर हमें रेजिस्टेंस का डिवाइड करना, और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 Ω। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन लाते हैं तो हमारे पास आ रहा है 28.8 किलोवाट। क्लियर है? बहुत सिंपल सा शानदार कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन जो अभी ऊपर आया था। एक एक्स डिवाइस थी, π/2 लीड लेग कर रहा था, तो यहाँ पे भी जो करंट है वो लेग करी है। तो आपका जो लेग करने की वजह से यहाँ पे जो डिवाइस है वो कौन सी है? इंडक्टिव डिवाइस है। और दूसरी डिवाइस है जो जिसके अंदर सेम करंट सेम फेज में फ्लो करे तो वो रेजिस्टेंस है। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बस थोड़ा डेटा चेंज है। आप खुद से करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स लिंकेज देखना था, और फ्लक्स लिंकेज हमें पता है दूसरी कॉइल का वो जो डेल्टा 5B है वो हो जाएगा M × डेल्टा I1, और यहाँ से आंसर आ जाएगा अपने पास कितना? 30 वेपर। खेला यहाँ तक। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट और फाइनल, ऐसे तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट आप फेराडे और हेनरी जो लेंज लो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। इंडक्शन करंट पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो कि करंट इंड्यूस होती है। एक आपके पास में कोई वायर रहेगा, उसके ऊपर कोई लूप पड़ा रहेगा, इसमें करंट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो बताओ इस लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी? एक तो इस टाइप का क्वेश्चन। एक आपके NCERT के अंदर एक कोयल है, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके पास में नॉर्थ पोल या साउथ पोल को लाया जा रहा है। तो जो कैपेसिटर उसकी प्लेट्स के ऊपर जो पोलरिटी है वोल्टेज की वो कैसे आएगी? कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी? उस टाइप का क्वेश्चन करना है। एक डायरेक्ट आपको EMF का करना है कि जो EMF होता है वो होता है द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको डायरेक्ट करना है, डिफरेंस से करना है और टाइम की वैल्यू पुट करनी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों ये भी आपका NCERT का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक इंडक्टर एक कोयल है और उसके सीरीज में एक बल्ब को जोड़ा गया है। इस इंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाएं, पहले बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करना है। नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करेंगे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज किसको मिलेगा? बल्ब को। तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। क्लियर है? और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है? आयरन रोड को आपको क्या करना है? इसके अंदर इंसर्ट करना है। जैसे हम आयरन रोड को इंसर्ट करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उस कॉइल के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप अगर कॉइल पे बढ़ा है तो सिंपल सी बात है बल्ब को वोल्टेज कम मिलेगा, और बल्ब को वोल्टेज कम मिलेगा तो उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बोला है कि आपका जो कॉइल थी और जो बल्ब था उसके सीरीज में कैपेसिटर और जोड़ दिया, और किस तरह जोड़ा है कि XL XC बराबर है। अब बन गया रेजोनेंस। रेजोनेंस बनने की वजह से आपको पता है जो भी पूरा का पूरा अप्लाइड वोल्टेज होगा बच्चों कहाँ ड्रॉप होता है? रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होता है। और रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होने की वजह से अब आप समझो कि पूरा का पूरा वोल्टेज अगर बल्ब के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब इस बार फिर से ब्राइटनेस क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बहुत बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। बस कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे तो हम आराम से हर क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, आराम से उसको सोल्व किया जा सकता है। अगर आपके बेसिक्स थोड़े वीक रहेंगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको फॉर्मूला आने के बावजूद भी आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करने वाले हो। इसलिए आप अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाइए, और रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से जरूर कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है न्यूमेरिकल्स का वो रहने वाला आपका रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, और दूसरा आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, AC एंड EMI। क्लियर है?